जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग जो है अब तो 11th आप लोग सभी लोग जो है पास हो चुके हैं। पास होकर के अब 12th में चले गए हैं। आधे तो बच्चे ऐसे होंगे जो 11th में क्लास भी नहीं करने गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चलिए आपको पास कर दिया गया है, आप पास हो चुके हैं। अब जो है 12th में चले गए, तो इस तरह का लापरवाही ना करें कि जो आप क्लास ना करने जाए, जो है आपको जो है सिलेबस ना पता रहे, आपको लास्ट में जा करके 2 महीने में आपको विद्या और यूपीएच खरीद करके पढ़ना पड़े, तो ये स्थिति बहुत भयानक बन जाती है। तो इसलिए जो है आप जो है अभी से जो है लग जाइए और अभी से जो है अपना सिलेबस देखिए क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उसमें जो है आपको जो है रेगुलर क्लास जाना है कि नहीं जाना है, सारे जो है अपने आप से जो खुद से डिसाइड करिए और जो है बोर्ड की जो है तैयारी में लग जाइए। तो आइए, जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, आपका फिजिक्स जो है क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट कर चुके थे आपका जो है आपका। इसमें जो है हम लोग आपका जो अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो जो है एक बार जो है पहले फर्स्ट वीडियो देख लेंगे। फर्स्ट और सेकंड 2 वीडियो इसको आपका पढ़ चुका है। फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये आपका थर्ड लेक्चर है, यानी कि आपका तीसरा वीडियो मिलने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में जो हम लोग जो है आपको चार्ज के बारे में पूरा पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, आपका जो है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर क्या होता है, सारी जो है बातें, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होती है, सारी बातें जो हम लोग जो है पूरी डिटेल से कर चुके हैं चार्ज के बारे में। आज जो है हम लोग ये जो है आपका इसी चैप्टर से आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जो है आपका थर्ड लेक्चर है। ये चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका ये आपका थर्ड लेक्चर है। ये जो है आपका तीसरा वीडियो है। इसमें आइए देखिए, जो हम लोग बात कर चुके जो है करेंगे आज जो है आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो है हम लोग बात करेंगे कि हाँ, ये जो है कूलम्ब साहब का नियम क्या कहता है। ये जो है आपको इस नियम के रिलेटेड जो है हम लोग बात करने वाले हैं। कूलम्ब साहब का जो है नियम क्या कहता है। तो ये जो है आपका ये कूलम्ब साहब का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक जो है आपका Q1 है और दूसरा जो है आपका यहाँ एक आपका Q2 है। ठीक है, दो बिंदु आवेश हैं, 2 पॉइंट चार्ज है, स्टेशनरी है, जो है आपका यहाँ जो है आपको ये दोनों चार्ज जो है स्थित है। अब जो है अब ये वाला जो है आप जान चुके हैं कि दो प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। अगर हम मान लेते हैं कि ये भी आपका प्लस चार्ज है और ये भी कैसा है, प्लस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। 1 मिनट इनको भर लेने दीजिए। तब तक बताएं जो है आपका चार्ज पर जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आपका कितना चार्ज होता है। ये जो है आपका दोनों चार्ज जो है आपका पॉजिटिव है। तो अगर ये दोनों चार्ज अगर प्लस है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी कि जो है ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये जो है आपका पहले वाले चार्ज पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू सेकेंड, यानी सेकेंड वाले चार्ज के कारण। और ये फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पर हमने वेक्टर का साइन लगा दिया। ये वाला जो है आपका जो चार्ज Q1 है वो भी तो Q2 पर फोर्स लगाएगा। ये जो है आपका इस पर जो है आपका फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाएगा, जो होगा किस पर लग रहा है, ये फोर्स दूसरे वाले पर लग रहा है, तो F2 लिख दो। किसके कारण लग रहा है, तो पहले वाले चार्ज के कारण, तो ये जो है आपका F21 हो जाएगा। ये जो है F21 बता रहा है कि दूसरे वाले चार्ज पर फोर्स लगा है पहले वाले के कारण। ये F12 बता रहा है कि पहले वाले चार्ज पर जो है फोर्स लगा है दूसरे के कारण, यानी F12। अब ये दोनों चार्ज जो है कुछ दूरी पर होंगे, तो हमने मान लिया ये किसमें दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है।
ये दोनों चार्ज जो है आपका जो है डायरेक्शन तो अलग है, लेकिन अगर दोनों चार्ज का जो है आपका मैग्नीट्यूड देखा जाए, F12 और जो है आपका F21, इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, और इसको हमने एक सिंपल फोर्स कह दिया F। ये दोनों फोर्स का ये मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो है इसका जो है ये मैग्नीट्यूड जो है, परिमाण जो है आपका, ये जो है आपका सेम है, तो इसको हमने एक फोर्स F कर दिया। ये जो है आपका परिमाण, इसका जो है आपका दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, और हमने उसको सिंपल एक फोर्स नाम दे दिया F। चले, ये जो है कूलाम्ब साहब ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू कूलाम्ब्स लॉ, कूलाम्ब साहब ने कहने का क्या प्रयास किया, इसने कहा कि दोनों चार्ज के बीच कार्य करने वाला जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आपका, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वह क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वह दोनों चार्ज के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी दोनों चार्ज का जो है वह गुणनफल के जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, यानी कि जो है आपका दोनों चार्ज के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितना है r, और उनका स्क्वायर, तो दूरी का स्क्वायर यानी r स्क्वायर, ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अपान में है तो क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जो है अगर आपका जो है ये जो है अगर आपका जो है ऐसे है तो इसको क्या कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये बता रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये कहेंगे कि अगर दूरी अगर बढ़ाओगे तो फोर्स का मान कम होने लगेगा, यानी एक बढ़ा रहे हैं तो दूसरा घटने लग रहा है, तो इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जो है इसको जो है यहाँ चार्ज बढ़ाओगे तो देखो फोर्स भी बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको जो है बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गया सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख दें तो क्या लिख सकते हो, इसको Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये जो है यही आपका प्रोपोर्शनलिटी का, जब अगर साइन यहाँ हटाओगे तो यहाँ ध्यान से देखें, एक जो है आपका जान रहे हैं ना कि अगर फिजिक्स के अंदर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर आपका एक कांस्टेंट K आ जाता है, और जो है आपका Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसी जो है आपको K को कहते हैं, ये जो है आपका कूलाम्ब्स का नियम हो गया, वेयर K इज द, वेयर के क्या है, तो के जो है आपका कूलाम्ब्स कांस्टेंट है, वेयर के इज इक्वल टू क्या है, कूलाम्ब्स कांस्टेंट, कूलाम्ब्स कांस्टेंट, ये जो है आपका कूलाम्ब्स कांस्टेंट है, कूलाम्ब का नियतांक है। इस के की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, तो चूंकि के की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आपका 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। ये जो है आपकी जो है ये के की वैल्यू होती है। अब इस के की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रख देंगे तो ये जो है आपका एफ का फार्मूला निकल जाएगा। ये जो है आप के की वैल्यू आइए यहाँ पर रख देते हैं, तो के की वैल्यू रख लो। तो अगर के की वैल्यू रखेंगे तो ये बता दो है हमारे पास जो है फोर्स का फार्मूला क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये जो है आपने यहाँ पर जो है ये कूलाम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है कूलाम्ब का, इसी को हम लोग कौन सा नियम के नाम से जानते हैं, कूलाम्ब्स का नियम कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, यही जो है आपका के की वैल्यू रखे थे, फार्मूला एक दूसरा बन गया,
वही फार्मूला है, बस के की वैल्यू यहाँ रख दिया गया। के की वैल्यू होती है 1/4πε0। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय 1/4πε0 की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब ये जो है आपका इसी नियम को कहते हैं हम लोग कूलाम्स लॉ। इस नियम को क्या कहते हैं? कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ का जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो है आपका अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। अगर ये दोनों चार्ज जो है प्लस प्लस है तो देखो एक दूसरे को रिपल कर रहा है। अगर यही दोनों चार्ज जो है आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगता है, यानी अट्रैक्शन इनके बीच में शो होने लगता है। तो यही आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। ये जो है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लिया। तो ये तो इसका हो गया मैथमेटिकल अप्रोच। अब इसी को जो है सेंटेंस में, यानी कि जो है आपको इसको वर्ड के अंदर जो है आपको जो है वर्ड में आपको सेंटेंस में कैसे डिफाइन करेंगे, इसी से हम लोग जो है डिफिनीशन बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिसको नोट करना है नोट डाउन कर ले। ऊपर पहले स्टेटमेंट यहाँ लिखना है, उसके बाद ये आपका मैथमेटिकल अप्रोच लिखना है, यानी ये मैथमेटिकल फॉर्म में आपको लिखेंगे। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कूलाम्स का नियम। तो इसका जो है ये तो मैथमेटिकल में कोई दिक्कत हो तो बताओ, या फिर Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के जो है आपका जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों को मिला करके हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाया, जहाँ के को कहते हैं कूलाम्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है दिस। हमने यहाँ तक पहुँच दिया। अब इसका जो है सेंटेंस में देखो कैसे लिखेंगे। लिखेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। देखो दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है, स्टेशनरी पॉइंट उसको कहते हैं पॉइंट चार्जेस जो आपका स्थिर आवेश हो, तो इसीलिए स्टेशनरी इसको का शब्द कहा जाता है, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फुल स्टॉप। दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस, यानी जो ये फोर्स होता है वह, ये शब्द ध्यान देखना, दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस, यानी दोनों पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी लाइन पर जो है आपका ये फोर्स कार्य करेगा। आकर्षण वाला बल या प्रतिकर्षण वाला बल उसी फोर्स पर कार्य करेगा, उसी लाइन पर कार्य करेगा। तो देखो ये जो है दोनों आवेश को मिलाने वाली जो है रेखा यही तो है, तो इसी रेखा के जो है आपका अनुदिश इधर या तो इधर या तो इधर या तो इधर, इसी रेखा पर ही यह बल कार्य करता है। इस रेखा के ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ये दोनों आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है उसी रेखा के इधर या उधर जो है आपका ये फोर्स कार्य करेगा। अगर ये जो है आपका दोनों आवेश अगर ऐसे हैं, एक यहाँ Q1 है और एक दूसरा यहाँ Q2 है, तो फोर्स आपका ऐसे ही कार्य करेगा, इस मिलाने वाली रेखा पर ही रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, यानी उस रेखा के एलांग ही कार्य करेगा, उस लाइन के एलांग कार्य करेगा। उसी को सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि फुल स्टॉप वैसे दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस, यानी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी लाइन के अनुदिश में ये बल कार्य करता है। हिंदी में भी सुन लो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये शब्द मत भूलना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसी जो है आपके लास्ट वाली जो हम लाइन बोल रहे हैं इसी पर इसके न्यूमेरिकल लगते हैं, यानी कि ये जो बल होता है उस रेखा को मिलाने वाली, जो दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा होती है उसी के अनुदिश कार्य करता है। ये आपने देख लिया क्या, कूलाम्स लॉ। ये जो है आपने, अब यहाँ कहेंगे सर एक नया शब्द आ रहा है अपसाइलन नॉट, इसको पढ़ते क्या है अपसाइलन नॉट। ये के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, लेकिन इसको क्या कहते हैं अपसाइलन नॉट। तो ध्यान से देखिएगा जो है आपका अपसाइलन नॉट, इसका यूनिट मत भूलिएगा, यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर।
तो देख लो यूनिट भी याद नहीं करना है। यहाँ से के की अगर वैल्यू तुम निकालोगे तो आर जाके एफ में गुणा होगा, तो एफ इंटू आर स्क्वायर, और नीचे कौन आ जाएगा Q1 Q2। तो यही तो आपका फार्मूला, यहाँ से के की वैल्यू पूछेगा, के की वैल्यू बताओ, तो तुम यही तो निकालोगे, एफ आर को इधर गुणा कर दो, तो एफ इंटू आर स्क्वायर, और नीचे कौन आ जाएगा Q1 Q2। तो यहाँ बताओ, अब यहाँ से जब के लिए फार्मूला तुम बना लिए तो के का यूनिट नहीं बना लोगे, बिल्कुल यहाँ से बन जाएगा एफ न्यूटन में, और दूरी मीटर स्क्वायर, दूरी मीटर में तो दू ठो आपका दूरी है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वही तो हम लिखे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे चार्ज है तो चार्ज की यूनिट कुलाम होता है, तो ये क्या हो जाएगा कुलाम स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने जो है इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने के का जो है यूनिट भी निकाल लेते हैं। तो फिजिक्स में कोई भी चीज़ रटा नहीं जाता है, उसका यूनिट हो कंसेप्ट हो सबको जो है आपको अच्छे से पहले समझिए उसको फील कीजिए कि हाँ एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ से इसकी बहुत बच्चे इसका यूनिट भूल जाते हैं के का, ये तो याद रहता है 9 × 10⁻⁹, अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर भूल जाएंगे, लेकिन भूलना नहीं है। के का फार्मूला बना लो ना, यहाँ से इसी से फार्मूला बना लो के की वैल्यू, तो यही निकलेगा एफ आर स्क्वायर अपन Q1 Q2। तो नीचे दो ठो आवेश आ रहा है तो कुलाम स्क्वायर, और ऊपर फोर्स और मीटर स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ये आपने के की वैल्यू जान गए। अब थोड़ा सा जो है हम लोग जो है नीचे और देख लेते हैं। इसमें आपका यहाँ पर जो है आपकी जो वैल्यू लिखी है, यहाँ लिखेंगे इसके नीचे वेयर, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, इसको जो है आपका क्या कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हिंदी में कहेंगे इसको निर्वात की वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको पढ़ते क्या है यहाँ लिख दे रहे हैं, बहुत लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं इसको। एप्सिलॉन नॉट को इसको क्या पढ़ते हैं, इसको जो हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो इसको पढ़ते तो हैं एप्सिलॉन नॉट, ये जो है एप्सिलॉन नॉट लिखा है, लेकिन फिजिक्स में इसको, फिजिक्स की भाषा में इसको क्या कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युशीलता। तो याद रखिएगा एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युशीलता। अब ये तो हो गया एप्सिलॉन नॉट के बारे में हमने जान गया। अब थोड़ी सी जो है ये भी जान लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की जो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होती है। जैसे आपने यहाँ पर के का न्यूमेरिकल वैल्यू जान गए, तो के की न्यूमेरिकल वैल्यू आप इतना जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है। इसका वैल्यू ध्यान से देखिएगा, हम निकाल रहे हैं यहाँ से, चूंकि आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना, तो ये 9 × 10⁹ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई, और कौन आ जाएगा 9 × 10⁹। एप्सिलॉन नॉट को जो है वैल्यू ले आने के लिए इसको जो है नीचे करना पड़ेगा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई कितना 1/4 पाई 9 × 10⁹। अब इसकी वैल्यू रखो 1/4, 4 रहने दो, पाई का मान कितना होता है 3.14, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। अब इसको टोटल वैल्यू को जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसका जो टोटल मान आता है, आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू आती है 8.85 10⁻⁻12, 8.85 10⁻⁻12, और इसकी जो यूनिट होती है वह क्या हो जाएगी कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहीं से वैल्यू बना लो ना, एप्सिलॉन नॉट को इधर लाओगे तो एफ नीचे आ जाएगा, और ऊपर दो ठो चार्ज है तो ऊपर हो जाएगा कुलाम स्क्वायर और नीचे हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट की जो है वैल्यू है कितना, एप्सिलॉन नॉट का जो है कोई मान आपसे पूछे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बताएंगे, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आप बताएंगे वह कितना बताएंगे 8.85 10⁻⁻12 कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट के साथ बताइएगा कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर देख लिया, तो ये जो है आपने जान गए आपका। इसको बना लीजिए, कोई इक्वेशन नंबर जो है आपका बना लेते हैं हम 3rd।
क्योंकि फर्स्ट सेकंड बना चुके थे, इसको थर्ड जो है आपका इक्वेशन बना ली। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक हमने जो है कूलाम का नियम देख लिया, के की वैल्यू कितना होती है 9 × 10⁻9 देख लिया। अब साइलन नाट का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ तक जो है हमने प्रॉब्लम से जो है आपको जो है पूरा नीट एंड क्लीन आपको जो है हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया। अगर जो है किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं, अदरवाइज आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक समझ गए? अब देखिएगा, हटाएं इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज जो है इसको इरेज करने जा रहे हैं। अब तो जो है हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि जो है आपका एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको हमने बनाया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक पढ़ चुके। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें जो है आपको आगे लिखने जा रहे हैं फॉर अ मीडियम। अगर हम मीडियम की बात करने जाएं, यानी कि यही दोनों जो चार्ज यहाँ Q1 Q2 जो रखे गए थे, उस Q1 Q2 को जो है उठा करके अगर किसी मीडियम में रख दें, किसी एक ऐसे मीडियम में रख दें जिस मीडियम की जो है परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन हो जाए, तब देखिए फोर्स क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तब उसके लिए जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, Fm लिख दिए, यानी कि ये बता रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर मीडियम, यानी कि जो है आपका वैद्युत बल है लेकिन माध्यम के लिए है। कितना है? तो बस यहाँ जो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर बस आपका एप्सिलॉन आ जाएगा। यानी अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट न यूज करके एप्सिलॉन यूज करेंगे, और यहाँ बस वही रहेगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ जो है आपको इसको बना दीजिएंगे इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ लिख देंगे वेयर, जहाँ एप्सिलॉन क्या है तो परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या है तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी ये मीडियम की परमिटिविटी है। किसकी परमिटिविटी है? यानी माध्यम की वैद्युशीलता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युशीलता है। दोनों में अंतर देखिएगा, ये माध्यम में अब रखे हैं ना फॉर मीडियम, तो मीडियम के लिए अब ये लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन यूज कर लेंगे। अब क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसके। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर आपका 3 में हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। इक्वेशन 3 को 4 से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। अगर इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखो क्या निकल करके आएगा आपके सामने। यहाँ जो है आपके सामने रिजल्ट आएगा F/Fm, और ये वैसे रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जब इससे जब भाग दोगे 4 से 3 में, तो ये वाला फ्रैक्शन तो चेंज हो जाएगा, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर कर लो, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर हो जाएगा, ऊपर आपका आर स्क्वायर भी चला जाएगा, और नीचे कौन आ जाएंगे Q1 Q2। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 देखो स्वाहा हो गया, बिल्कुल कट गया सर। अब देखो 4 पाई से 4 पाई भी कट गया, और क्या बचा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी खत्म, तो क्या बचा F/Fm बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो निकला है, इसी को कहते हैं कैपिटल के। इसे क्या कहते हैं, कैपिटल के। और इस कैपिटल के को कहते क्या है तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपसे पेपर में बार बार पूछता है, लिख लो कि डिफाइन द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या जो है ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, इस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। तो आप याद रखना, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि द रेशियो ऑफ, यहाँ से ऊपर क्या है मीडियम की परमिटिविटी है, और ये क्या है, ये जो है आपका
ये जो है मीडियम की परमिटिविटी है और ये जो है आपका फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। इन्हीं दोनों के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर अलग से हेडिंग बना करके आपसे पूछ दिया कि डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक नंबर के अंदर, तो आपको क्या लिखना है, द मीडियम ऑफ परमिटिविटी, द रेशियो ऑफ, ध्यान से देखो डिफिनीशन कैसे बनाओगे, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि हिंदी में सुन लें, यानी कि आपका माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात के वैद्युशीलता के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हिंदी में परावैद्युतांक कहते हैं। तो यानी इन्हीं दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अब ये जो है आपको यहाँ पर जो है आपको ये फार्मूले के तौर पर इसको याद रखना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। समझ में आया क्या किए हैं? पहले इक्वेशन नंबर 4 एयर या वैक्यूम के लिए ये जो है फार्मूला लिखे थे कूलाम का नियम, अब वही कूलाम का नियम जो है हमने मीडियम के लिए लिख दिया। माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए बस एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन लिख दिया। अब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 से भाग दिए, आपका एक रिजल्ट आया जहां से हमने एक नया जो है क्वांटिटी जान गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम की परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट की जो परमिटिविटी है, जो आपका मीडियम की और जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी का रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। अब देखिए इससे प्रॉब्लम कैसे पूछता है, नोट में लिखिएगा। यहाँ से स्पेशल नोट जो है अब लिखवाने जा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। इसी के नीचे लिखना है नोट। नोट में लिखेंगे द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको हम लिखने जा रहे थे, ध्यान से देखिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है आपका के एयर के लिए या जो है आपका वैक्यूम के लिए, जो भी बात कहेगा, यानी कि निर्वात के लिए या वायु के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 1 होता है। फिर जो है आपका अगला जो है आपकी यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जो है अगर पूछेगा जो है आपका जो है आपका इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर का मतलब हिंदी में कहते हैं कुचालक पदार्थ, कुचालक के लिए, इसके लिए जो है आपकी के की जो वैल्यू होती है, यह जो होती है आपका के का मान वह आपका ग्रेटर देन 1, यानी के की वैल्यू 1 से अधिक और इन्फिनिटी से कम। यानी के का जो मान होगा 1 से तो ज़्यादा होगा लेकिन इन्फिनिटी से कम होगा। किसके लिए? इंसुलेटर के लिए। अगला जो होगा आपका इसी के का मान जो होगा आपका मेटल के लिए, मेटल कहने का मतलब धातु के लिए, तो इसी के का मान धातु के लिए होता है इनफाइनाइट। तो ये 3 जो है आपको चीज हमने लिखवाया नोट में, यही आपसे पेपर में बार बार पूछता है कि एयर या वैक्यूम के लिए जो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कितना होता है, तो 1 होता है। इंसुलेटर के लिए कितना होता है, तो आपका 1 से अधिक रहता है और इन्फिनिटी से कम रहता है, यानी 1 से ज़्यादा रहेगा और इन्फिनिटी से कम रहेगा। अब 1 से ज़्यादा इन्फिनिटी से कम जो है ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसको मारेंगे। और जो है आपका मेटल के लिए यानी धातु के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होता है, वह होता है आपका इनफाइनाइट होता है। तो ये आपको उम्मीद करते हैं ये तीनों जो है डाटा आप याद रखेंगे, दिस और दिस, ठीक है। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी हिंदी में परावैद्युतांक का मान आपका क्या होता है, तीनों के लिए हमने लिख दिया। और कोई पूछे परावैद्युतांक कहते किसको हैं, तो माध्यम की जो है आपका वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को ही हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ तक हमने जो है आपको समझा चुके, देख चुके, ये जो है आपने अब कार्य कर चुके। कूलाम का नियम समझ गए। कूलाम के नियम कहता क्या है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसमें K का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, ये हमने टोटल देख लिया। अब अगला जो है आपका जो वीडियो मिलेगा उसमें हम लोग देखेंगे कूलाम का ही नियम देखेंगे, लेकिन वेक्टर के रूप में देखेंगे। किसके फॉर्म में देखेंगे, सदिश के रूप में जो है अब हम लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे, यानी वेक्टर के रूप में कूलाम का नियम पढ़ेंगे। और जो है आपको जो है ये वीडियो जो है अगर आप
आज की कहानी यहीं पर समाप्त की जाती है। अब जो है आपका जो है हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको कूलाम के नियम से जो है रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे और आपका कूलाम के नियम को जो है हम लोग वेक्टर के रूप में डिफाइन करेंगे। अभी जो है आपका कूलाम के नियम जो है हमने सिंपली जो है डिफाइन किया, क्या कहता है कूलाम का नियम ये समझ गए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये भी जान गए। अगर आप जो है इस वीडियो को जो है फिर से एक बार रिप्ले करके स्टार्टिंग से देखिए, जो है निश्चित रूप से आई होप कि आप जो है वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें जो है आपको, जिससे कि कोई भी अगर आपका जो है टॉपिक जो है आपका जो है मैक्सिमम तो कंटेंट मान के ही चलो कि जो है आपको जो है फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पर जो है आपको मिल जाएगा। केवल आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद से जो है आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि आपको सारा का सारा कंटेंट जो है आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है आपको यूट्यूब पर मिलता रहेगा और आप जो है बस दिल दिमाग लगा करके अस्थिर करके पढ़ते रहें। आजकल समस्या इस बात को है कि बच्चा आता है और देखता है अरे यार महेश सर तो जो है आपको 45 मिनट का वीडियो बना दिए हैं, और जो ही 45 मिनट का वीडियो देखता है तो कहता है अरे यार हटाओ नहीं देख पाएंगे, 45 मिनट कहाँ हमारे पास टाइम है। उसको चाहिए अब उंगली भगाने वाला, ऐसे वाला दिन भर जो है आपको जो है रील देखता है ऐसे भगा भगा करके। वैसे वीडियो से बताओ कल्याण होने वाला है, बताओ कल्याण होने वाला है। अगर रील्स देखने से, अगर एक एक मिनट के वीडियो देखने से फिजिक्स पढ़ लोगे, मैथ पढ़ लोगे, उससे पढ़ाई हो जाएगी। तो इस चक्कर में न रहें कि हाँ हमको जो 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो देखना है, वो जो है केवल टाइम पास वाला वीडियो है, उस पर जो है अपना दिल दिमाग न लगाओ, नहीं तो उस जाल में जब फंस गए ना रील्स के, तो सुबह से शाम तक ऐसे उंगली घिसकाते रह जाओगे और आपका कब शाम हो गया पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए फ्यूचर से रिलेटेड सारा वीडियो देखें, लेकिन रील्स को जो है आपको अवॉइड करिए, रील्स को देखने से जो है अपने आप को बचिए। अदरवाइज जो है वह जो है एक जाल है जिस जाल में आपको फंसा लेगा और आप सुबह से शाम तक उंगली खिसकाते रहोगे, पता नहीं चलेगा। और जबकि कब जो है आपका जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, आपका बोर्ड का पेपर आ गया। तो इसलिए इससे बचें। जो है अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।